Hello and welcome to all learners. Myself, Professor Roshan Yerne, lecturer of Electrical Department, NIT Polytechnic, Nagpur. In the last video, we learned about the characteristics of three-phase induction motor. So now today, we learn the next topic, that is the torque equation of induction motor. Now let us start the video with a course outcome and learning outcome. The course outcome is use the relevant three-phase induction motor for a different applications. The course outcome, the learning outcome is you should be able to understand about torque equation of three-phase induction motor, derive the starting torque and find out the full load torque equation. So now see the torque equation of induction motor. So the torque equation of induction motor is nothing but the torque produced by induction motor dependent on the following three factors. जो हमारे यहाँ जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है इंडक्शन मोटर में, हमने वर्किंग प्रिंसिपल में पढ़े हैं कि जो टॉर्क इक्वेशन होता है या जो टॉर्क जो प्रोड्यूस होता है इंडक्शन मोटर में, वो टॉर्क तीन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है. जैसे कि पहला है द रोटर पावर फैक्टर अंडर रनिंग कंडीशन, दूसरा है द रोटर करंट अंडर द रनिंग कंडीशन, तीसरा फैक्टर जो है वो है द पार्ट ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विच इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रोटर वाइंडिंग. अगर इन तीनों को हम अगर मैथमेटिकली अगर लिखना चाहे तो इट इज नथिंग बट द टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द फाई into I to R into cos phi to R. We should give the equation number 1, where the phi is nothing but called as a flux that induced EMF in the rotor, जो हमने बोला part of rotating magnetic field. Next, the I to R is nothing but called as the rotor current under the running condition, and cos phi to R is nothing but the power factor under the running condition. अब हमें क्या करना है, टॉर्क इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए इन तीनों चीजों को अपने को फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है. तो उसके लिए सबसे पहले फाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एट द टाइम ऑफ द स्टार्टिंग जो इंडक्शन मोटर होता है ये एज अ जनरलाइज ट्रांसफॉर्मर करके वर्क होता है. सो एट द स्टार्टिंग बट द फाई इज प्रोपोर्शनल टू द स्टेटर वोल्टेज E1. जो फाई जो होता है यानी जो आरएमए प्रोड्यूस होता है ये किसके बलबूते पे होता है, जो अपना स्टार्टिंग का जो वोल्टेज होता है E1 इसके ऊपर, यानी जो अपन वोल्टेज स्टेटर को देते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है. नाउ एज अ स्टार्टिंग एज अ जनरलाइज ट्रांसफॉर्मर द ट्रांसफॉर्मर रेशियो इज नथिंग बट E2 by E1 इज इक्वल टू K. इस फार्मूले के हिसाब से E2 जो होता है ये E1 इंटू K के बराबर होता है. अगर इसको हम अगर यहाँ पे पुट करेंगे सो इसके हिसाब से जो E2 जो होता है ये E1 को प्रोपोर्शनल करता है. अब E2 अगर E1 को प्रोपोर्शनल है इसका मतलब अगर इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें ये नजर आता है कि फाई ये जो है ये किसको प्रोपोर्शनल करता है, E2 को, क्योंकि फाई E1 को प्रोपोर्शनल है लेकिन E1 E2 को प्रोपोर्शनल है. इसका मतलब फाई जो है वो E2 को भी प्रोपोर्शनल रहेगा. और ये अपने को फाई की वैल्यू मिल गई है E2. अब हम फाई को E2 से रिप्लेस कर सकते. सो व्हाट इज द टॉर्क इक्वेशन, द टॉर्क इक्वेशन इज टॉर्क प्रोपोर्शनल टू द फाई I to R and cos phi to R. so why I'm putting the phi in terms of the phi E2. हम phi की जगह क्या कर देंगे, E2 को पुट करेंगे. E2 को पुट करने के बाद अब हम क्या करते हैं, इन तीनों की जो फार्मूला है वो फार्मूला फाइंड आउट करते हैं. और ये फार्मूला हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ चुके हैं. सो क्या होता है, द I2R इज नथिंग बट गिवन बाय E2R बाय Z2R. The cos phi 2R is nothing but given by R2 upon Z2R. और जो E2 है हम E2 को एज इट इज वैसा ही के वैसा लिख देंगे. अब हम क्या करते हैं, इन तीनों का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऊपर वाली टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी. सो ऊपर में E2R मल्टीप्लाई बाय R2 इज मल्टीप्लाई बाय
E2 और नीचे में Z2R इज मल्टीप्लाई बाय Z2R इज नथिंग बट अ Z2R स्क्वायर। अब हमने पढ़ा है कि जो E2R जो होता है दैट इज द रोटर EMF एट रनिंग कंडीशन इज नथिंग बट E2S यानी E2 इंटू द स्लिप। S का मतलब होता है स्लिप। अब इस E2R के जगह पे ये पुट कर देंगे, जैसे ही हम इसको यहां पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा SE2। अब SE2 इंटू R2 इंटू E2, अब नीचे में Z2R है, इसको भी हम कन्वर्ट कर देंगे। इसके लिए फॉर्मूला क्या है इंपीडेंस का, अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर में होने के कारण इसका और एक होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या होगा कि ऊपर में ये E2 और ये E2 बन के क्या हो जाएगा, E2 स्क्वायर हो जाएगा। तो नीचे में ये जो अंडर रूट है ये अंडर रूट इस स्क्वायर के साथ कट जाएगा। जैसे ये अंडर रूट स्क्वायर के साथ कट जाएगा तो नीचे में बचेगा R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर, और ऊपर बचेगा SE2 स्क्वायर R2। अब दोस्तों ये है क्या है, प्रोपोर्शनल है। अब अगर टॉर्क का इक्वेशन निकालना है तो हमें प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को निकालना पड़ेगा, और प्रोपोर्शनल कांस्टेंट यहां ऐड करना पड़ेगा। तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ऐड करने के लिए हमारे पास प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जो होता है वो है K is nothing but 3 upon 2 pi ns dash, where ns dash is nothing but called as a synchronous speed in a RPS, और इसको निकालने का फॉर्मूला जो है वो है ns अपॉन 60। RPS का मतलब होता है रिवॉल्यूशन पर सेकंड। सो इस तरीके से अगर K को यहां एंटर कर देंगे प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को, सो द टॉर्क इक्वेशन इज गिवन एज द T इज इक्वल टू KS E2 स्क्वायर R2 डिवाइड बाय R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। तो ये तो था टॉर्क इक्वेशन ऑफ इंडक्शन मोटर। ये टॉर्क इक्वेशन दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, सो इसे आपको इस डेरिवेशन को अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट we learn the next that is a starting torque of induction motor। अब starting torque अपने को देखना है इंडक्शन मोटर का। जब इंडक्शन मोटर जब स्टार्टिंग कंडीशन में रहती है तब उसमें क्या फॉर्मूला बनता है, तो उसके लिए सेम हम पहले जनरलाइज टॉर्क इक्वेशन लेंगे। तो व्हाट इज द जनरलाइज टॉर्क इक्वेशन, द T इज इक्वल टू KS E2 स्क्वायर R2 डिवाइड बाय R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। अब स्टार्टिंग कंडीशन अपने को पुटअप करना है। सो नाउ फॉर स्टार्टिंग कंडीशन द स्पीड ऑफ द मोटर इज अ 0, यानी स्टार्टिंग कंडीशन में मोटर की स्पीड क्या रहती है, 0 रहती है। अगर स्टार्टिंग कंडीशन में मोटर की स्पीड अगर 0 रहेगी तो स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्लिप क्या होता है ns माइनस n डिवाइड बाय ns। अगर n की जगह हमने 0 पुट किए तो ns माइनस 0 डिवाइड बाय ns, तो 0 के कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए ns बाय ns हो जाएगा एंड इट इज नथिंग बट 1। इसका मतलब एट द टाइम ऑफ द स्टार्टिंग कंडीशन जब मोटर की स्पीड 0 होती है तो स्लिप की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। नाउ दिस द वैल्यू ऑफ द स्लिप हैज टू बी पुट अप इन द अबाउ इक्वेशन। इस अबाउ इक्वेशन में हम स्लिप की वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। सो s इक्वल टू 1 जब हम पुट करते हैं तो KS E2 स्क्वायर R2 डिवाइड बाय R2 स्क्वायर प्लस SX2 के होल स्क्वायर में s की जगह जब 1 पुट करेंगे तो हमें लास्ट में जो एक्सप्रेशन मिलता है वो इस तरीके से K E2 स्क्वायर R2 डिवाइड बाय R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। यहाँ इसके जगह 1 पुट कर दिए तो यहाँ से S हट जाएगा, तो बचा हुआ दिस फार्मूला इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ स्टार्टिंग टॉर्क। और ये फार्मूला हमें आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट विल सी द फुल लोड टॉर्क ऑफ इंडक्शन मोटर। सो फुल लोड टॉर्क ऑफ इंडक्शन मोटर को जानने के लिए सेम वही हम टॉर्क इक्वेशन लेंगे, जनरलाइज टॉर्क इक्वेशन, और वो क्या है, T इज इक्वल टू KS E2 स्क्वायर R2 डिवाइड बाय R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों ये फुल लोड टॉर्क निकालना है, यानी फुल लोड स्पीड पे निकालना पड़ेगा। सो नाउ फॉर अ रनिंग कंडीशन द स्पीड ऑफ द मोटर इज अ फुल लोड।
अगर स्पीड फुल लोड है इसका मतलब स्लिप की वैल्यू रहेगी, तो स्लिप की वैल्यू क्या हो जाती है, SFL यानी फुल लोड स्लिप। जब अपने को फुल लोड स्पीड पे जो स्लिप मिलती है दिस इज कॉल्ड एज अ फुल लोड स्लिप। अब इस फुल लोड स्लिप को क्या कर देंगे, इस टॉर्क इक्वेशन में पुट करेंगे। जैसे ही इसको अपन इसमें पुट करते हैं, सो द वैल्यू हैज टू बी फाइंड आउट द TFL इज इक्वल टू KS E2 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। तो S के जगह मैं SFL पुट कर देता हूं, तो जो टॉर्क इक्वेशन अपने को मिलता है फुल लोड टॉर्क का, वो ये TFL इज इक्वल टू KSFL E2 स्क्वायर R2 डिवाइड बाय R2 स्क्वायर प्लस SFL X2 का होल स्क्वायर। अब इसमें जो K की वैल्यू होती है सेम प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू होती है 3/2 पाई NS डैश, वेयर NS डैश इज नथिंग बट NS बाय 60, दैट इज सिंक्रोनस स्पीड इन अ RPS, रिवॉल्यूशन पर सेकंड। तो इस तरीके से दोस्तों हमने दोनों टॉर्क फाइंड आउट किए, एक स्टार्टिंग टॉर्क और एक फुल लोड टॉर्क। सो नाउ in this video we learn about the first the torque equation of three-phase induction motor. Next we learn and find out the starting torque equation and the full load torque equation. दोनों ये हमने find out किए। अभी तक इस वीडियो में हमने ये सारी चीजें पढ़े हैं। Now I have give the one assignment question to you, that is derive the equation of three-phase induction motor, and it will be asked for a 4 marks in a lots of time in MSBT. So ये क्वेश्चन आप लोगों को आपके कॉपी में लिखना है। Now what are the program outcomes achieved by this video? So in this these are the one table is given here. We have to be program outcome should be achieved in this video. That is we known the basic knowledge, we known discipline knowledge, we known the engineering knowledge। हमने इंजीनियरिंग नॉलेज के बारे में पढ़े, हमने इसमें एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिस किए, डेरिवेशन की प्रैक्टिस किए। देन ये यहाँ पे हमने कम्युनिकेशन के बारे में भी देखे, और यही चीज हमको लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए यूज होने वाली है। और जो स्पेसिफिक प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम जो अपने को मिलता है वो हमें मशीन के बारे में पढ़ाता है, इसलिए PSO2 भी आपका अचीव हो जाता है। नाउ इन अ नेक्स्ट वीडियो वी टेक द टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। इन नेक्स्ट वीडियो हम ये टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर का। सो कोई भी अगर चीज आप लोगों को नहीं समझती है, आप इस वीडियो को दोबारा देखिए। अगर नहीं फिर भी नहीं समझती है तो आप कभी भी मुझे इसके बारे में बेहिचक पूछ सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग द वीडियो।